Dear student, welcome. Myself Dr. S.K. Gupta, Department of Physics, Pariskar College of Global Excellence, Jaipur. Today I am going to start BSc final year, paper first, unit first, name of the subject, quantum mechanics and spectroscopy. आज हम यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 5th यानी 5वां लेक्चर है। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेटा एक चीज याद रखना कि आप पेन और कॉपी लेके बैठना, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है, तो आप मेरे साथ उनको सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देखेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये प्ले स्टोर जो मोबाइल में एक ऐप होती है अपना प्ले स्टोर, वहां से परिष्कार वर्ड ऐप हमारी है, वो डाउनलोड करना। जब आप डाउनलोड करोगे तो ये आइकन दिखेगा, इस आइकन पर आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि हमारे आगे वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ठीक है बेटा, ये 2 काम आपको करने हैं। ठीक, चलिए बेटा, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारे आए हुए क्वेश्चन हैं। हम देख लेते हैं कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कॉम्पटन इफेक्ट का, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है। देखिए बेटा, ये 1993 में, ठीक है, 99 में पूछा गया है, 2007 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है और 2016 में पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब क्वेश्चन को क्या पूछा गया है जरा हम देखते हैं। क्वांटम प्रभाव में तरंगदैर्घ्य विस्थापन, यानी कि क्वांटम प्रभाव में तरंगदैर्घ्य विस्थापन हमको निकालना है। नंबर 1, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा और गतिक ऊर्जा। प्रतिक्षिप्त मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, रिकॉल हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की दिशा यानी कि उसकी डायरेक्शन, और उसकी काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी गणितीय व्याख्या हमको करनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना इसमें हमको 3 स्टेप पूछे गए हैं। कितने स्टेप? 3। पहले तो पूछा गया है कि क्वांटम प्रभाव में तरंगदैर्घ्य विस्थापन। ठीक है, नंबर 1, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसको बोलते हैं रिकॉल इलेक्ट्रॉन या प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, उसकी दिशा निकालना, दूसरा स्टेप। ठीक है, और तीसरा गतिक ऊर्जा के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि हमें इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। उस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसकी डायरेक्शन और उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी गतिक ऊर्जा, ये हमको मेजर करनी है। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्टेप हो गए? 3। पहले फाइंड आउट करना है तरंगदैर्घ्य विस्थापन, ठीक, दूसरा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा और तीसरा इलेक्ट्रॉन की गतिक ऊर्जा। ठीक है, ये 3 चीज हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, सिद्ध करो कि क्वांटम प्रमेय के लिए गतिक ऊर्जा ये होती है। हमें सिद्ध करना है कि क्वांटम प्रमेय के लिए गतिक ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस m0 c² लैम्डा c² बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा c लैम्डा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा, ये m0 क्या है, c क्या है, लैम्डा c क्या है, क्योंकि यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो वहां ये बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे, वहां हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे की ओर। देखो बेटा, सबसे पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि क्वांटम प्रभाव होता क्या है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्वांटम प्रभाव का। ठीक बेटा, समझो, ये दिख रहा है आपको, ये वायलेट कलर का आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ग्रेफाइट। देखो बेटा, ग्रेफाइट का हमने क्रिस्टल लिया। ठीक है, ग्रेफाइट क्रिस्टल लिया, ये ग्रेफाइट क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉन है। क्या है सर? ये ग्रेफाइट क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा रखा हुआ है? बेटा ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? रेस्ट में। रेस्ट मतलब विराम में रखा हुआ है।
जब कोई कण विराम में रखा होता है तो उसका वेग कितना होता है बेटा, 0। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, किसी भी कण का संवेग, हम जानते हैं संवेग की परिभाषा होती है P बराबर उस कण का द्रव्यमान और उसका वेग, उस दोनों के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यानी कण का द्रव्यमान, उस कण का वेग, दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था में रखा हुआ है, तो इसका मतलब है उसका वेग को 0 है। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना होगा, 0। तो P2 जो है वो इलेक्ट्रॉन का संवेग है, जो कि क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में रखा हुआ है, विराम अवस्था में रखा हुआ है। क्लियर, वेरी गुड। ये E2 कहलाती है इस इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा। क्या कहलाती है बेटा, रेस्ट मास एनर्जी, यानी विराम ऊर्जा। ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा, और विराम ऊर्जा E2 इक्वल टू होती है m0c²। m0 कहलाता है बेटा इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। ठीक है, कितना होता है, हमने 11th-12th में पढ़ के आ रहे हैं बेटा, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है। और C क्या होता है बेटा, C कहलाता है प्रकाश का वेग। क्या वैल्यू होती है C की बेटा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का वेग होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना है, m0। ठीक है, C क्या कहलाता है, प्रकाश का वेग। तो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा हो गई E2 बराबर m0c²। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलो बेटा आगे। ठीक, ये क्या है सर, ये क्या बनाया हुआ है बेटा, ये है आपका एस रे फोटोन। समझो सारे कंसेप्ट बेटा, ये डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लेना, यही तो पढ़ना है, बाकी तो मैथमेटिक्स है। ये कहलाता है एस रे फोटोन। ठीक, एक कोलिजन ट्यूब होती है, कोलिजन नली होती है, उससे हमने एस रे फोटोन को प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये होता है एस रे फोटोन। ठीक, अब एस रे फोटोन की एनर्जी कितनी है, E1 बराबर होता है h म्यू। यानी कि आपने कहा कि एस रे फोटोन की एनर्जी होती है E1 बराबर h म्यू। ठीक, h क्या कहलाता है बेटा, h यहां जो कहलाता है ये हमारा है प्लांक नियतांक। क्या है ये h, ये h हमारा प्लांक नियतांक यानी प्लांक कांस्टेंट। ठीक, म्यू क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है इस एस रे फोटोन की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। म्यू कहलाती है इस एस रे फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा। तो ये कहलाता है आपका एस रे फोटोन की ऊर्जा कितनी है बेटा, E1। E1 बराबर h म्यू। तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एस रे फोटोन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं आपतिक एस रे फोटोन। ठीक है, ये आपका हो गया आपतिक एस रे फोटोन। ठीक, जिसकी ऊर्जा कितनी है बेटा, E1 बराबर h म्यू। P1 कहलाता है, P1 है, P1 कहलाता है आपतिक एस रे फोटोन का संवेग। सर P1 बराबर h म्यू बाई C कैसे आया, जरा हमको बताएं। देखो बेटा, क्योंकि हम जानते हैं डी ब्रोगली सिद्धांत से कि लैम्डा बराबर होता है h/p। ठीक है, जानते हो ना, कई बार मैंने बताया कि गतिशील कण के साथ तरंग व्यवहार जुड़ा रहता है। जहां जहां कण जाता है उसके साथ साथ तरंग भी जाती है, तरंग भी संचरण होती है, यानी कि कण के साथ साथ तरंग भी जुड़ी रहती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या मैटर वेव। ठीक है, या द्रव्य तरंग है। ठीक, तो डी ब्रोगली के सिद्धांत से लैम्डा बराबर होता है h/p। p कहलाता है कण का संवेग। ठीक बेटा, चलो p बराबर हो गया h/लैम्डा। लेकिन सर यहां तो P1 बराबर आ रहा है h म्यू बाई C। ठीक है, तो देखो बेटा, ये बार हम देख लेते हैं कैसे लिखा। चलो बताओ, म्यू बराबर क्या होता है सर, म्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। ये आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध होता है। तो बेटा ऐसा करें कि लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा सर, लैम्डा बराबर हो जाएगा
सी बाई म्यू। तो 1 लैम्डा कितना होगा, सब 1 लैम्डा हो जाएगा। अगर यहां से निकालें, उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें तो म्यू बाई सी। तो बताओ बेटा, तो मैं यहाँ P बराबर क्या ले सकता हूं, H 1 लैम्डा यानी H म्यू बाई सी। तो बताओ ये संवेय आ गया नहीं आ गया, किसका संवेय आ गया, ये आ गया इंसिडेंट एस रे फोटोन यानी आपतित एस रे फोटोन का संवेय P1 बराबर H म्यू बाई सी। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कई छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, जो कि हम यहाँ नहीं डालते हैं, क्योंकि इतने छोटे कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ नोट कीजिए। ठीक है, ये जैसे कि आपका जो कंसंट्रेशन जो बना रहे टॉपिक की ओर वो बना रहे। ठीक, तो आपने नोट कर लिया, वेरी गुड बेटा। तो अब ये पता लग गया कि ये तो हो गया आपतित एस रे फोटोन जिसकी ऊर्जा E1 बराबर H म्यू और संवेय P1 बराबर हो गया H म्यू बाई सी। ठीक, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रॉन ठीक है रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी विराम ऊर्जा आपने कहा E2 बराबर m0 c स्क्वायर और इसका संवेय P2 बराबर 0 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है जरा बताओ। सर मैं देख रहा हूं कि जो एस रे फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, देख लीजिए, यानी कि एस रे फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, टक्कर कर रहा है। अब कॉलिजन तो 2 टाइप की होती है, एक होती है इलास्टिक कॉलिजन और एक होती है इन इलास्टिक कॉलिजन। यानी कि एस रे फोटोन, ये अपना एस रे फोटोन ही तो है, ये एस रे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर कर रहा है, यानी प्रत्यास्थ टक्कर, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है। ठीक है, और इलास्टिक कॉलिजन मतलब कि इलास्टिक कॉलिजन जिसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है और संवेय भी संरक्षित रहता है, यानी ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होता, उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है, वो कहलाती है इलास्टिक कॉलिजन। यानी कि एक्सरे फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो अपनी ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा, बल्कि ऊर्जा को क्या कर देगा, पूर्ण रूप से दे देगा। ठीक है, यानी ऊर्जा का कोई लॉस नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि एक्सरे फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है बेटा, अब देखिए डायग्राम को, जब ये एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये एक्सरे फोटोन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, सर ये एक्सरे फोटोन जेड डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट। अब इसको जेड भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको आप एस भी मान सकते हैं या इसको बाई भी मान सकते हैं, जो आप चाहें मान सकते हैं। ठीक है, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब ये जो एक्सरे फोटोन है, ये मैं मान लो जेड मान लू या एस मान लू या बाई मान लू, बेटा जो आप चाहो वो मान लेना। चलिए मैं अपनी तरफ से इसको एस मान लेता हूं। ठीक है, अब ये जो एक्सरे फोटोन है ये एस दिशा में क्या कर रहा है, संचरण कर रहा है, एस दिशा में संचरण कर रहा है, और संचरण करता हुआ ये इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, प्रत्यास्थ टक्कर, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है। कॉलिजन के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, जब ये एक्सरे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करेगा तो अपनी कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को देगा, बोलो। यानी कि ये एक्सरे फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कॉलिजन करता है तो अपनी कुछ ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस एक्सरे फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके यहां से रिकॉल होगा नहीं होगा, ये कहलाएगा रिकॉल इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर जो निकला, प्रतिक्षिप्त जिसे बोलते हैं हिंदी में, प्रतिक्षिप्त यानी बाहर, रिकॉल, ये कहलाता है रिकॉल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि जब एक्सरे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कॉलिजन करता है तो कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सरे फोटोन की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करके रिकॉल हो जाता है। कितने एंगल से रिकॉल होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ कितने एंगल से रिकॉल हुआ, थीटा, तो थीटा कहलाता है एंगल ऑफ रिकॉल, एंगल ऑफ रिकॉल। ठीक है, और एक्सरे फोटोन कहां जा रहा था, एक्सरे फोटोन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, एस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन करता है, प्रत्यास्थ टक्कर करता है, तो टक्कर के बाद एक्सरे फोटोन अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित होता है। अब देख रहे हैं ना कि जो एक्सरे फोटोन है इलेक्ट्रॉन से टक्कर के बाद
अपने मास से क्या हो गया, विचलित हो गया, और इलेक्ट्रॉन ऐसे फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके यहां से निकल गया। ठीक है, जो ऐसे फोटोन, ये जो ऐसे फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन के टक्कर के बाद अपने मास से क्या हो गया, विचलित हो गया। देखो ये इधर जा रहा था, टक्कर के बाद वो इस डायरेक्शन में चला गया, यानी अपने मास से क्या हो गया, अपना जो पाथ है, अपना जो मार्ग है, उससे क्या हो गया, विचलित हो गया। कितने कोण पर विचलित हुआ बेटा, 5 कोण पर विचलित हो गया। तो ये विचलित एक्सरे फोटोन, इसी को बोलते हैं स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। यानी कि ऐसे फोटोन अपने मास से क्या हो गया, विचलित हो गया। इसको बोलते हैं स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, और हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा पकिणिक एक्सरे फोटोन। इसी को हिंदी में बोलते हैं पकिणिक एक्सरे फोटोन। ठीक है, कौन सा फोटोन बोला, इसको हिंदी में पकिणिक एक्सरे फोटोन या स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। ठीक बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब बात ये आती है, सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि यहां इलास्टिक कॉलिजन हो रही है बिटवीन एक्सरे फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सरे फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके डिकॉल हो गया, और ये जो एक्सरे फोटोन है वो 5 एंगल से अपने मास से विचलित हो गया, जिसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। ठीक है, ये 2 घटना हमने स्टडी कर ली। ठीक, अब इन दोनों घटनाओं को हम देखते हैं। ये 2 स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है, ठीक है, जरा बताओ, ये आपका है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन और ये क्या है, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। ये जो है ये आपका ये है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, यानी कि आपतित एक्सरे फोटोन, और ये स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। ध्यान से समझना बेटा, यही तो कंसेप्ट है, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। ठीक, अब देखिए इंसिडेंट एक्सरे फोटोन यानी आपतित एक्सरे फोटोन, जिसकी ऊर्जा कितनी है, E1 बराबर h म्यू। जब ये इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है तो अपनी ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। उसके बाद अपने मास से विचलित हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पकिणिक एक्सरे फोटोन यानी स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन। जरा बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देगा तो इसका मतलब जो पकिणिक एक्सरे फोटोन है, यानी कि पकिणिक एक्सरे फोटोन यानी कि स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, इसकी ऊर्जा बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने कुछ ऊर्जा किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी, उसके बाद अपने मास से विचलित हो गया। तो जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है उसकी ऊर्जा आपतित एक्सरे फोटोन से कम होगी, नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी। तो इसका मतलब है कि स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी बेटा, E1 डैश इज इक्वल टू h म्यू डैश। क्या लिखा, इसकी ऊर्जा जो है E1 डैश इज इक्वल टू h म्यू डैश। ठीक है, यानी कि आवृत्ति भी बदल जाएगी। जब ऊर्जा बदल जाएगी तो आवृत्ति भी बदल जाएगी, यानी कि स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की आवृत्ति इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की तुलना में कम होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की कुछ ऊर्जा कौन ले लिया, किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। उसके बाद ही तो ये विचलित हुआ, बोलिए। तो इसमें मतलब इसने कुछ ऊर्जा का, अपनी ऊर्जा का कुछ भाग किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इसीलिए स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की ऊर्जा चेंज हो जाएगी, उसकी आवृत्ति बदल जाएगी। तो इसका मतलब है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की आवृत्ति इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की तुलना में क्या होगी, कम होगी। तो पहला कंसेप्ट निकल के आया कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन यानी कि आपतित एक्सरे फोटोन की आवृत्ति पकिणिक एक्सरे फोटोन यानी कि स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। पहला कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड। चलिए, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में बेटा कौन सा संबंध होता है, बताओ। सर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है म्यू बराबर होता है c बाई लैम्डा, म्यू बराबर c बाई लैम्डा। अब जरा मुझे बताओ आवृत्ति किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, आपतित एक्सरे फोटोन की आवृत्ति ज्यादा है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। और
आवृत्ति किसकी कम है? स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, यानी पकिरणिक एक्सरे फोटोन की आवृत्ति कम है तो उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। तो हम यो भी तो कह सकते हैं कि पकिरणिक एक्सरे फोटोन की तरंगदैर्घ्य आपतित एक्सरे फोटोन की तरंगदैर्घ्य से क्या हो? ज्यादा हो। तो दो कॉन्सेप्ट निकल के आए नहीं आए? बोलो बेटा। पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी की तुलना में कम है, नंबर 1। दूसरा, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ दैट इज लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन। ये दो कॉन्सेप्ट जो निकल के आए बेटा, ये दोनों कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। किसको डिफाइन करते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। क्लियर? ठीक है। तो अब दो कॉन्सेप्ट याद रखोगे, मैंने अच्छी तरह समझा दिए बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक बेटा। अब यहां देखिए, जो फोटोन अपने मास से विचलित हुआ, ठीक है, उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E1 डैश बराबर h म्यू डैश, ठीक है, बदल जाएगी ना, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे दी, इसलिए ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज यानी कि आवृत्ति में भी चेंज होगा। स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का वेवलेंथ, सॉरी रिपीट, स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, मतलब संवेग कितना होगा? P1 डैश बराबर h म्यू डैश बाई c। मैंने आपको बताया ना ये कैसे निकाला था, आपने नोट किया होगा ना कॉपी में, किया नहीं किया? मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया कि कैसे निकाला। ठीक है। तो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन का जो मोमेंटम होगा P1 डैश बराबर h म्यू डैश बाई c। क्लियर बेटा? तो मैं भी करता हूं, तो ये आप दोनों कंसेप्ट क्लियर। ठीक। अब आ जाओ, जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ उसकी एनर्जी कितनी है? E2 डैश बराबर mc स्क्वायर। सर ये कैसे आ गया? अरे जो एक्सरे फोटोन है, एक्सरे फोटोन, उसकी एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किस में होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे लिखते हैं बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा कितना होता है? 10⁻⁶। ठीक है, इसे जूल में कन्वर्ट कर लो। आप सोचिए कितनी ज्यादा हो गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब एक्सरे फोटोन यानी इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की जो ऊर्जा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है। कौन ग्रहण कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कैसे ग्रहण करेगा? जब इन दोनों के बीच में इलास्टिक कॉलिजन होगी, प्रत्यास्थ टक्कर होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इस इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके रिकॉल होगा, नहीं होगा? जैसे ही रिकॉल होगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? E2 डैश इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और उसका संवेग कितना हो जाएगा रिकॉल इलेक्ट्रॉन का? P2 डैश इज इक्वल टू mb। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलें बेटा। अब एक कंसेप्ट आता है कि सर कॉम्पटन इफेक्ट, ये डायग्राम पर मैं फोकस ज्यादा कर रहा हूं बेटा, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये कंपोनेंट है ना ये वाले, ये मैं जब मैथमेटिक एनालिसिस कराऊंगा जब बताऊंगा। केवल अभी मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसका डायग्राम अगर क्लियर हो गया ना तो आप खुद लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक। सबसे पहली बात है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसको हम समझा सकते हैं, नंबर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। कौन सी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग? क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। और दूसरा अपन समझा सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। यानी कि हम कॉम्पटन इफेक्ट को दो प्रकार की मैकेनिक्स में समझा सकते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। सर ये मैकेनिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब आप कॉम्पटन इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स में समझा सकते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की क्या जरूरत पड़ी? देखो बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ ऐसे रिजल्ट आए जो कि मैच नहीं करते हैं, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है। ठीक है, उसकी वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स की कहे। ठीक। तो कॉम्पटन इफेक्ट को सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। और आप ही आंसर देना। देखिए मैं बताता हूं, आप समझो। सबसे पहले मैं कौन सी मैकेनिक्स ले रहा हूं? क्लासिकल मैकेनिक्स। ये आपका इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की एनर्जी है, यानी कि आपतित एक्सरे फोटोन किससे कोलाइड कर रहा है? सर ये ग्रेफाइट क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, जो कि रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक। कोलाइड करने के बाद क्या हो रहा है? सर कोलाइड करने के बाद मैं देख रहा हूं
कि जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है ना, ठीक है, उसकी एनर्जी बदल गई, उसकी आवृत्ति बदल गई, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल गई। ठीक, बदल गई नहीं बदल गई? देख रहे हैं ना क्यों बदल गई? क्योंकि सर इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की कुछ ऊर्जा को किसने ग्रहण कर लिया? इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण कर लिया। तो ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कम हो गई नहीं हो गई? बोलो, आवृत्ति भी कम हो गई। इसका मतलब है कि कॉलिजन के बाद जो स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन है उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की आवृत्ति यानी कि आपतित एक्सरे फोटोन की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, यानी कि प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन की आवृत्ति के बराबर। क्या ये पॉसिबल है? बताओ, क्या ये आवृत्ति और ये आवृत्ति बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से रिकॉल हो गया ना, ले ली ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी। क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? बताओ बेटा। हाँ, हो तो सकती है अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है। तो इसका मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन इज इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन, नंबर 1। दूसरा, जब फ्रीक्वेंसी बराबर है तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, यानी कि प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन की तरंगदैर्घ्य बराबर है आपतित एक्सरे फोटोन की तरंगदैर्घ्य और आपतित एक्सरे फोटोन की आवृत्ति बराबर है प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन की आवृत्ति के। क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है क्यों? क्योंकि सर इसकी कुछ ऊर्जा को, एक्सरे फोटोन की कुछ ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ने ले ली, तो ऊर्जा तो कम होगी, तो आवृत्ति भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेकिन यहां तो क्या कह रहा है? दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। क्या ये रिजल्ट मैच करेंगे? नहीं। इसीलिए बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स में हम कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं समझा सकते। ठीक है, अब क्लियर? अब कौन सी मैकेनिक्स में जाएंगे? जल्दी बोलो। क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? वही कंसेप्ट कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होनी चाहिए स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी से, नंबर 1। या वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, यानी कि आपतित फोटोन की आवृत्ति प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति से ज्यादा हो या प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा हो, तब इस प्रभाव को हम क्वांटम प्रभाव कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्लियर? तो अब आपको पता लग गया कि क्वांटम प्रभाव होता क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या रीजन था कि हम क्वांटम प्रभाव को नहीं समझा पाए, फिर हम कहां गए? क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो रिजल्ट आया ये वाला, यही रिजल्ट डिफाइन करता है क्वांटम इफेक्ट को। ठीक है बेटा, चलें देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, सर मैंने लिखा क्यों? बेटा इसीलिए लिखा क्योंकि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक पैटर्न होता है एग्जाम्स का, जिसमें 5 SS मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें कितनी लैंग्वेज हमको लिखनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है बेटा जो हमें किताब से लिख दी हो, ये हमने अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर ये लैंग्वेज लिखी है। आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं बेटा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, वेरी गुड। जब ग्रेफाइट के ब्लॉक पर विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी? एक्सरे फोटोन। ठीक है, जब विद्युत चुंबकीय तरंगें आपतित कराई जाती है तो आपतित तरंग की आवृत्ति, ठीक है, म्यू प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति म्यू डैश से अधिक होती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अर्थात प्रकीर्णित तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश आपतित तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा से अधिक होती है। ठीक है, ये दो ही कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तरंगदैर्घ्य में उत्पन्न यह विस्थापन क्वांटम विस्थापन कहलाता है। तरंगदैर्घ्य में यही अंतर यानी कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तरंगदैर्घ्य में यही अंतर क्या कहलाता है बेटा? क्वांटम विस्थापन। इसी को हम बोलते हैं बेटा क्वांटम विस्थापन।
क्वांटम विस्थापन कहलाता है और यह प्रभाव क्वांटम प्रभाव कहलाता है। और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम प्रभाव कहते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था कि आपतित प्रोटॉन की आवृत्ति प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति से ज्यादा हो या प्रकीर्णित फोटोन की तरंगदैर्घ्य आपतित फोटोन की तरंगदैर्घ्य से क्या हो? ज्यादा हो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक। अब देखिए, चिर संबद्ध भौतिकी असफलता, जल्दी बताओ। मैंने असफलता बताई थी, म्यू बराबर म्यू डैश और लैम्डा डैश बराबर लैम्डा। क्या ये पॉसिबल है? नो। पर बेटा हमको एग्जाम से तो लिखनी पड़ेगी थ्योरी में, ठीक है ना? ये तो मैंने समझा दिया। थ्योरी में आपको क्या लिखना है वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, अब नोट कर लें। कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं। देखो बेटा, जब किसी ग्रेफाइट के पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें आपतित कराई जाती हैं तो उसमें उपस्थित परमाणु विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। किसके परमाणु? सर, जो ग्रेफाइट पदार्थ लिया उसके परमाणु एक्सरे फोटोन की जो ऊर्जा है उसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि वो क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। और इसके पश्चात परमाणु सरल आवक कंपन गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? सरल आवक कंपन गति करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित तरंग अलग अलग दिशा में उत्पन्न होती है। और इन प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति, ध्यान से समझना, और इस प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति आपतित तरंग की आवृत्ति से क्या होती है? समान होती है। यानी कि प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति और आपतित तरंग की आवृत्ति बराबर होती है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना? आपने देखा? तो इसका मतलब ये कौन सी मैकेनिक्स ली थी मैंने? क्लासिकल मैकेनिक्स। फेल क्यों हो गई? इस रीजन की वजह से। ये रीजन है इंपॉर्टेंट, ये हमारा की वर्ड और की कॉन्सेप्ट है, इस पर जोर देना आपने ना बेटा। अगर आपने इतना लिख दिया ये नहीं लिखा तो वह एग्जामिनर 0 दर देगा। ठीक है? देखिए, चिर संबद्ध भौतिकी के प्रयोग में यह परिमाण पेक्षिक नहीं होता, ये रिजल्ट हमारे पास ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है? इस कारण चिर संबद्ध भौतिकी असफल रही क्वांटम इफेक्ट को समझाने में। ठीक है? यही तो 2 रीजन थे। क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्वांटम प्रभाव को नहीं समझा पाए। ठीक है बेटा? चलिए अब इसकी लेते हैं गणितीय व्याख्या। अब आ जाइए डायग्राम। अब इसी गणितीय व्याख्या ले रहा हूं, अब ध्यान से समझिए। देखो बेटा, ये कहलाता है आपतित, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट। आपतित एक्सरे फोटोन, मैं लिख रहा हूं यहां, आपतित एक्सरे फोटोन। ठीक? और ये कौन सा कहलाएगा? प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन। ठीक? कोई डाउट? आपतित एक्सरे फोटोन की ऊर्जा कितनी है? E1 बराबर h म्यू। प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा P1 बराबर h म्यू बाई C। वेरी गुड। अब ये आपतित एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है? इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है। कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन इस आपतित एक्सरे फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके यहां से रिकॉल हो जाएगा। जितने एंगल पर रिकॉल होगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिकॉल। तथा आपतित एक्सरे फोटोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कॉलिजन के बाद अपने मास से विचलित हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन। कौन सा फोटोन बोलते हैं? प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन। इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के बाद जो आपतित एक्सरे फोटोन है, इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के बाद अपने मास से क्या होता है? अपने पास से विचलित हो जाता है। ठीक है? उसी को बोलते हैं प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन। कितने कौन से विचलित होता है? 5। तो 5 कहलाता है एंगल ऑफ स्टैटिन। एंगल ऑफ स्टैटिन यानी प्रकीर्णन कोण। ठीक है? एंगल ऑफ स्टैटिन, ये हमारा 5 कहलाता है एंगल ऑफ स्टैटिन यानी प्रकीर्णन कोण। ठीक है? ये अब जो प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन है, स्टैटर्ड एक्सरे फोटोन है, उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E1 डैश इक्वल टू h म्यू डैश, और उसका संवेग कितना हो जाएगा? देखो बेटा, P1 डैश इक्वल टू h म्यू डैश बाई C। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? और इसको मैं पहले ही समझा चुका हूं बेटा, तो अपन इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक? अब यहां समझो। अब ऐसा करो, जो स्टैटर्ड एक्सरे फोटोन का जो संवेग है ना, इसको 2 घटकों में तोड़ दो। एक घटक ले लो हॉरिजेंटल और दूसरा घटक ले लो वर्टिकल। यानी एक कंपोनेंट ले लो हॉरिजेंटल, दूसरा ले लो वर्टिकल। तो इसका अगर मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट लूंगा, ठीक है,
इसे क्या लूं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। देखो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये होगा एच म्यू डैश बाई सी कॉस फाई, ठीक है। स्टैटर्ड एस रे फोटोन का ये मोमेंटम है, इसका मैंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिया एच म्यू डैश बाई सी कॉस फाई, ठीक। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एच म्यू डैश बाई सी साइन फाई। क्लियर बेटा, ठीक। सिमिलर ये आपका रिकॉल इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मोमेंटम यानी उसका संवेग P2 डैश इक्वल टू mv, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है ना, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होगा बेटा, mv cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा mv sin थीटा, ठीक। अब कौन सी कॉलिजन हो रही है इन दोनों के बीच में, एस रे फोटोन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कौन सी कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन। और आपने बताया था कि इलास्टिक कॉलिजन में ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम दोनों लगते हैं। देखिए सबसे पहले इलास्टिक कॉलिजन में ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे लगेगा और इलास्टिक कॉलिजन में संवेग संरक्षण का नियम कैसे लगेगा, उसके बाद इसकी मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स बेटा मैं फास्ट कराऊंगा, उसमें हम टाइम नहीं देंगे, टाइम देंगे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स को हमेशा सॉल्व करके चलना, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो सबसे पहले ऐसा करें, हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं। क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण नियम, टक्कर से पहले निकाय की कुल ऊर्जा बराबर होगी टक्कर के बाद निकाय की कुल ऊर्जा। चलिए टक्कर से पहले निकाय की कुल ऊर्जा, तो ये कॉलिजन से बिफोर अभी कॉलिजन से पहले निकाय की कुल ऊर्जा। देखो सबसे पहले ऊर्जा की बात कर रहा हूं, तो देखो फोटोन की ऊर्जा E1, ये तो ऐसे फोटोन की ऊर्जा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में है, तो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी है, E2, मैंने लिख ली बेटा, इज इक्वल टू टक्कर के बाद स्टैटर्ड एस रे फोटोन, पकड़ने एस रे फोटोन की ऊर्जा कितनी है बेटा, E1 डैश प्लस, ठीक है, E1 डैश, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ, उसकी ऊर्जा कितनी है, E2 डैश, यानी कि E2 डैश बराबर mc², यानी कि E2 डैश। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या हो गया, टक्कर से पहले कुल ऊर्जा E1 आपतित ऐसे फोटोन की ऊर्जा प्लस E2 इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद स्टैटर्ड एस रे फोटोन की ऊर्जा यानी पकड़निक एस रे फोटोन की ऊर्जा E1 डैश प्लस जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ, रिकॉल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 डैश। तो बेटा ये बताओ ऊर्जा संरक्षण नियम लग गया नहीं लग गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये कंसेप्ट माइंड में रखना। तो सर हमारी एक इक्वेशन आ गई, E1 प्लस E2 बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश, ठीक। दूसरा संवेग संरक्षण का नियम, ठीक। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहा है, आपने एस माना, जेड भी मान सकते हो, जो भी आप चाहे मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहा है, मैंने शुरू में एस माना था, आप जेड भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहा है, एस दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, एस दिशा में, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में जा रहा है क्या, यहाँ वाई तो ऊपर है, नहीं जा रहा ना बेटा, ये वाई ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में आपतित हो रहा है, एस दिशा में आपतित हो रहा है। तो यहाँ संवेग संरक्षण का नियम हम एस दिशा में लगाएंगे और संवेग संरक्षण का नियम वाई दिशा में लगाएंगे, यानी हम संवेग संरक्षण नियम एस और वाई दोनों दिशा में लगाएंगे, ठीक है। तो पहले एस दिशा में लगा लें। तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, तो देखिए एस दिशा में संवेग संरक्षण का नियम, तो एस दिशा में तो टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग और टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग बराबर होना चाहिए, यही तो संवेग संरक्षण का नियम है। तो देखो बेटा टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग, तो टक्कर से पहले देखो ये किसका संवेग है, एस रे फोटोन यानी आपतित एस रे फोटोन का संवेग। तो बेटा इसको मैं P1 लिख लूं, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ना, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग P2 0, तो बेटा P2 को मैं क्या लिख लूं, 0, ठीक, बराबर टक्कर के बाद स्टैटर्ड एस रे फोटोन यानी पकड़निक एस रे फोटोन का संवेग कितना है बेटा, P1 डैश
तो बेटा मैं यहां P1 डैश लिख लूं, प्लस जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ, ठीक है, रिकॉल इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर के बाद कितना है बेटा, P2 डैश। तो बेटा इसको मैं लिख लूं h म्यू बाई सी प्लस 0 बराबर h, देखिए h दिशा में ले रहे हैं तो कंपोनेंट लेंगे, केवल क्या लेंगे, इनका कंपोनेंट, ध्यान रखना h दिशा में ले रहे हैं, इसलिए स्टैटर्ड एक्सरे फोटोन का h दिशा में घटक और रिकॉल इलेक्ट्रॉन का h दिशा में घटक, क्योंकि h दिशा में ले रहा हूं बेटा संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, निकालो, h दिशा में इसका घटक कितना होगा, जल्दी बताओ, h म्यू डैश बाई सी कॉस फाई प्लस P2 डैश कितना है, घटक लेना है h दिशा में, प्लस एम बी कॉस थीटा। तो बताइए ये आ गया आपका h दिशा में संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, h म्यू बाई सी प्लस इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में, इसलिए संवेग 0, टक्कर के बाद h दिशा में स्टैटर्ड एक्सरे फोटोन का संवेग h म्यू डैश बाई सी कॉस फाई प्लस रिकॉल इलेक्ट्रॉन का h दिशा में संवेग प्लस एम बी कॉस थीटा, ठीक। चलिए बेटा अब जरा मुझे y दिशा में बताओ फटाफट, y दिशा में, ठीक, इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में जा रहा है, h दिशा में। क्या इलेक्ट्रॉन y दिशा में आपते को रहा है क्या, नहीं, तो टक्कर से पहले कुल संवेग 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो h दिशा में जा रहा है, कहां जा रहा है, s दिशा में, इसलिए तो टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग 0, टक्कर के बाद स्टैटर्ड एक्सरे फोटोन है, पकड़िक एक्सरे फोटोन का संवेग कितना होगा, टक्कर के बाद h म्यू डैश बाई सी साइन फाई, फिर जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ बाहर निकला उसका घटक कौन सी दिशा में, y दिशा में, यानी वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, एम बी साइन थीटा। लेकिन संवेग कैसी राशि है बेटा, सदिश, ठीक है। अब जरा बताओ ये जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट हैं इनकी डायरेक्शन कैसी है, जल्दी बताओ, अपोजिट है ना, इसलिए माइनस साइन आएगा, तो माइनस एम बी साइन थीटा। तो ये बताइए ये y दिशा में क्या आ गया, संवेग संरक्षण का नियम आ गया, नहीं आ गया। तो एक संवेग संरक्षण का नियम h दिशा में लगाया और दूसरा y दिशा में। अब ये बताइए ये क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। अब इसके बाद मैं इसकी मैथमेटिक्स करूंगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे बेटा हमने इसके घटक लिए, कैसे हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया, कैसे हमने संवेग संरक्षण नियम h दिशा में लगाया और y दिशा में लगाया, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है, पक्का। चलें बेटा आगे चलते हैं, अब कुछ नहीं, अब इसकी बात मैथमेटिक्स है। देखिए गणितीय विश्लेषण, अब मैं फास्ट कराऊंगा थोड़ा, तो कितना तो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। चलिए क्वांटम प्रभाव का गणितीय विश्लेषण करने के लिए एक फोटोन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर की कल्पना करते हैं। बताया ना कि एक्सरे फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है। कोई उसी के कौन सा प्रभाव बनता है, क्वांटम प्रभाव। कौन सा प्रभाव बनता है, क्वांटम प्रभाव। वेरी गुड। माना टक्कर के पश्चात फोटोन फाई कोण से स्टैटर्ड यानी कि पकड़िक हो जाता है, स्टैटर्ड हो जाता है, अपनी मार्ग से विचलित हो जाता है। कितने कोण से विचलित होता है, फाई। तो बताओ फाई क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ स्टैटरिंग यानी कि पकीनन कोण, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कितने कोण से रिकॉल होता है, थीटा कोण से रिकॉल होता है, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिकॉल। तो फाई जो कहलाएगा बेटा, ध्यान रखना, फाई जो है वो पकीनिक कोण, ठीक है, और थीटा कहलाता है कौन सा, रिकॉल एंगल, ठीक। कोई प्रॉब्लम, ठीक। चले आगे बेटा, यहां तक मैं समझा चुका हूं। चलो कौन सा नियम लगाया जल्दी बताओ, ऊर्जा संरक्षण नियम। टक्कर से पहले की ऊर्जा निकाय की और टक्कर के बाद निकाय की कुल ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। तो E1 प्लस E2 बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश। E1 आपतिक ऐसे फोटोन की ऊर्जा प्लस E2 इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा बराबर E1 डैश पकड़िक ऐसे फोटोन की ऊर्जा प्लस E2 डैश रिकॉल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। मुझे यहां दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको वहां समझा चुका हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर। टक्कर से पूर्व ऊर्जा और टक्कर के पश्चात ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक, एम नॉट कहलाता है विराम स्थिति का द्रव्यमान। ठीक, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान। अब ऐसा करो कि इसको यहीं रहने दो, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो देखिए, जब इधर लाऊंगा इसको तो ये माइनस में आएगा और फिर H कॉमन ले लेना, H कॉमन ले लेना। देखो ये तो यूं की यूं रहेगा, तो हमने ये तो यूं की यूं रहने दिया। इसको इधर लाओ और H कॉमन ले लो, इधर लाया तो H कॉमन लिया, इधर लाओ तो माइनस में आएगा बेटा, तो H म्यू माइनस म्यू डैश, ठीक है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एम सी स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई डाउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया इसको, समीकरण 1। ठीक, अब मैंने कहा ना मैथमेटिक्स आएगी, क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है? सर पहले ही बता चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट, अब तो ये मैथमेटिक्स मुझे सॉल्व करनी है, तो मेरे साथ सॉल्व करके चलिए। ठीक है बेटा, अब निकाल सकते ना ये इक्वेशन कैसे बनी, कुछ नहीं किया, इसको इधर लिया है सर। ठीक है, ये तो यहीं रहेगा, इसको इधर लिया है तो ये माइनस में आएगा, H कॉमन ले लिया। ठीक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बेटा। ठीक, अब चलिए कौन सा नियम लगा रहा हूं, संवेग संरक्षण का नियम। किसका, संवेग संरक्षण नियम। पहले कौन सी दिशा में लगा रहा हूं, H दिशा में। ठीक, ये H म्यू बाई सी किसका संवेग है, आपतित एक्स रे फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था में, इसलिए उसका संवेग 0। ठीक है, टक्कर से पूर्व निकाय का कुल संवेग यही आ गया। टक्कर के बाद स्टेटर एक्सरे फोटोन है, पकड़िक एक्सरे फोटोन का H दिशा में घटक, H दिशा में घटक किसका, पकड़िक एक्सरे फोटोन का H दिशा में घटक, संवेग का ले रहा हूं, पकड़िक एक्सरे फोटोन का जो संवेग है उसका H दिशा में घटक, बता चुका हूं ना। ठीक है, दो घटकों में विभाजित किए ना हमने, स्टेटर एक्सरे फोटोन का जो मोमेंटम है उसको दो घटकों में विभाजित किए, एक को हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो ये तो H डायरेक्शन में हॉरिजेंटल है ना, तो ये हो गया H दिशा में पकड़िक एक्सरे फोटोन का घटक H म्यू डैश बाई सी कॉस फाई, प्लस जो इलेक्ट्रॉन रिकॉल हुआ उसका संवेग का घटक H दिशा में एम बी सी कॉस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किया क्या, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। सर कुछ नहीं किया, इसको यहां रहने दिया, सी हमने क्या किया, कॉमन ले, सी एलसीएम ले लिया। देखो सी जब एलसीएम लेंगे तो ये तो यहां रहने दो, तो देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो ये तो यहां रहेगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये सी इधर चला जाएगा, तो क्या रहेगा, एम बी सी कॉस थीटा, ये यहां रहने दो। इसको यहां ले आओ, इसको जब यहां लाऊंगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो H म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई, और जो सी एलसीएम था वो इधर चला गया, तो क्या इक्वेशन बन गई अपने पास, एम बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू H म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई, समीकरण नंबर 2। क्या कर सकते हैं ना, बोलो। सर कुछ नहीं, इसको यहां लिया है और सी आपने एलसीएम ले लिया, सी तो इधर चला गया, फिर उसके बाद आपने जब ये इधर आएगा तो H म्यू बाई सी माइनस H म्यू डैश बाई सी कॉस फाई बराबर एम बी कॉस थीटा। अब सी इधर भेज दो, H कॉमन ले लो, तो बेटा यही तो इक्वेशन बनेगी। इसको नाम दे दिया बेटा समीकरण नंबर 2। बाई दिशा में बताओ आपका फोटोन कौन सी दिशा में आपतित हो रहा था, H दिशा में, तो टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग बाई दिशा में, तो फोटोन तो H दिशा में जा रहा था ना, बाई दिशा में थोड़ी था, तो टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग 0, तो कि फोटोन तो H दिशा में आपतित हो रहा था, बाई दिशा में तो था ही नहीं, तो कुल संवेग 0। टक्कर के बाद ये किसका संवेग है, जल्दी बताओ, बताया था आपने किसका संवेग है, ये पकड़िक एक्सरे फोटोन का संवेग का घटक जो बाई दिशा में, H म्यू डैश बाई सी साइन फाई। माइनस क्यों लगाया, तो कि कहा ना कि दोनों घटक कैसे हैं, एक ही विपरीत दिशा में, क्यों, कोई संवेग कैसी राशि होती है, सदिश। देखो मैंने बताया था, ये रहा, ये बार फिर बता देता हूं मैं आपको, ये वाला, ये देखो बाई दिशा में घटक है क्या नहीं। ठीक है, वेरी गुड। देखिए तो ये H म्यू डैश बाई सी साइन फाई माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक, अब कुछ नहीं किया, इसको बराबर करके सी को इधर भेज दिया, बराबर इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एम बी सी साइन थीटा बराबर H म्यू डैश साइन फाई। बेटा सी को इधर भेज दिया ना, अब इसको बराबर कर लिया, तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। ठीक, अब सेकंड थर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास, तो पहली इक्वेशन बन गई, सेकंड बन गई और थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक बेटा, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 का वर्ग कर जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 2 ये रहा और समीकरण 3 ये रहा,
इनका वर्क कर जोड़ने पर देखो ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाती है राइट हैंड साइड। इन दोनों को वर्क कर लो। देखो वर्क करोगे तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कॉमन आ जाएगा जल्दी बताओ। तो सर एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इसका मतलब है तो अगर इनको वर्क करके जोड़ेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएगी एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर बराबर। ठीक, इसका होल स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यही तो आएगा, जोड़ना ही तो है। दोनों का वर्क करके जोड़ दिया। तो देखो बेटा समीकरण 2 और 3 का वर्क करके जोड़ दिया। तो देखो ये अपनी वैल्यू थी, ये इसको स्क्वायर कर लो। तो देखो एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और ये किसके बराबर आ गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने कहा था एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी का कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो मिलेगी एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब इसको खोल लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एच स्क्वायर खोलो उसको बेटा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2 म्यू डैश कॉस फाइव। ठीक है, प्लस प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन आएगी नहीं आएगी। ठीक, अब आपको कोई चीज डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहां भी डाउट है। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं, मुझे लगता नहीं है आपको डाउट आएगा क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को यहां खोल दिया है। ठीक है, यहां देखिए। अब बेटा जरा बताओ, यहां देखिए अपने पास ये देखिए एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अगर मैं एच स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना बेटा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं सर, अब ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बेटा जरा नीचे देखो ये कितना है प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। बताओ क्या कॉमन आ रहा है एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन, तो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये तो 1 हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू क्या बचेगी, तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, यही तो वैल्यू बचेगी। तो आप नोट कर रहे हैं ना बेटा। तो हमने क्या किया, देखो बेटा कुछ नहीं, ये देखो हमने ये किया, एक मिनट मिटा देता हूं। तो पहले की वैल्यू लिख ली बेटा। ठीक, अब देखिए एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस ट्वाइस म्यू डैश कॉस फाइव प्लस म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो बेटा हमने समीकरण 2 व 3 का वर्क करके जोड़ लिया। हमारे पास ये आ गया एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जो मैंने आपको बताया ना कि हमने ये जो पीछे लिया था ये वाला, ठीक है, इन दोनों को हमने स्क्वायर करके जोड़ लिया। तो ये तो हमारे पास आ गया एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इनका क्या कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, कोई डाउट। अब क्या किया, अब देखो बेटा कुछ नहीं एच स्क्वायर, अब इसको खोल लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2 म्यू डैश कॉस फाइव प्लस ये वैल्यू यूं की हुई एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब ऐसा करो, अब ये पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है सर, इसमें भी तो अपने ऐसा करें इस पूरे ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसमें तो एच स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लो। जब एच स्क्वायर पूरे में कॉमन लूंगा तो बेटा ये तो यूं की यूं आएगा म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस ट्वाइस म्यू डैश कॉस फाइव। तो कि एच स्क्वायर कॉमन लिया ना पूरे में से तो यही तो बचेगा। ठीक है, प्लस म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चलो बताओ, ये म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और ये है म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो बताइए क्या बचेगा, म्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1, यानी कि म्यू डैश स्क्वायर ही तो बचेगा। तो बेटा मैं यूं की यूं लिख दूं इसको सॉल्व करने के बाद एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू डैश कॉस फाइव इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कौन सा समीकरण आ गया, 4। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम बेटा। चलिए समीकरण ए से
यही तो समीकरण 1 है। ठीक है, mc स्क्वायर बराबर h म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। समीकरण 1 का वर्क कर दो, अब इसका वर्क कर दो। तो देखिए वर्क करेंगे तो एम स्क्वायर सी फोर इज इक्वल टू ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिए। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसे खोल लीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा एम स्क्वायर सी फोर इज इक्वल टू खोल लीजिए एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस ट्वाइस एच म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। सर ये कैसे आया? अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल सकते हैं ना। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल इसकी मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। ठीक है, जो यहां से हमने सॉल्व कर दिया बेटा, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 5। ठीक, अब समीकरण 5 में से 4 को घटाओ। किसमें से? समीकरण 5 ये रहा और समीकरण 4 ये रहा। पहले मैं इसे रेजर कर दूं। समीकरण 4 ये रहा। ठीक है, क्या कहता है? समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर, यानी कि हम लोग इसमें घटाएंगे। तो देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर पहले न्यू की न्यू लिख लो। ठीक है, राइट हैंड, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, और यहां कितना है? ये रहा। ठीक है, तो इनको घटाओ, तो ये लिख लिया आपने एम स्क्वायर सी फोर न्यू की न्यू आई, फिर उसका एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, घटा दिया, इज इक्वल टू। अब ये वैल्यू को न्यू की न्यू, क्योंकि 5 में से 4 को घटा रहे हैं तो ये वैल्यू न्यू की न्यू ही रहेगी बेटा। एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस किसको घटा रहे हैं? 4 को। तो 4 यही तो है बेटा, माइनस, अब माइनस होकर ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो माइनस एच स्क्वायर ब्रैकेट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू डैश कॉस पाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, अब चले आगे। देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? इसमें से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लूं तो ये क्या बच जाएगा अपने पास? देखिए बेटा, इसमें से एम स्क्वायर सी फोर कॉमन लूं तो 1 माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन लिया? एम स्क्वायर सी फोर। ठीक है, तो देखो बेटा आगे क्या किया, तो हमने यहां पहले एम स्क्वायर सी फोर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी वैल्यू न्यू की न्यू ही रखी। दोबारा देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया बेटा। ठीक है, हमने तो केवल बेटा इसमें से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? एम स्क्वायर सी फोर कॉमन लिया, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये पूरी ये वैल्यू राइट हैंड साइड ये न्यू की न्यू आएगी, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक, तो आप देखें, ये देखिए वैल्यू न्यू की न्यू, एच स्क्वायर ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस ट्वाइस एच म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू डैश कॉस पाई। ठीक है, ये केवल हमने चेंज किया कॉमन लेके। यहां तो कोई डाउट? चलो बेटा अब ऐसा करें, सर ऐसा करो, इसके एच स्क्वायर का इस पूरे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, और इस एच स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई करा दो, क्यों? कुछ वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो देखें बेटा, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ गया एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर म्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये न्यू की न्यू आएगा, प्लस ट्वाइस एच, ये न्यू की न्यू आएगा, म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई कराओ ना बेटा अंदर, वेरी गुड, माइनस को भी अंदर ले जाना, माइनस प्लस से गलती नहीं होनी चाहिए, अगर जरा सी भी गलती हुई तो 0 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, माइनस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, बेटा ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है, एच स्क्वायर ट्वाइस म्यू डैश कॉस फाइव। ठीक, और ये वैल्यू न्यू की न्यू ही आ गई। ठीक, अब बताओ क्या कैंसिल हो रहा है? सर एक को ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर कैंसिल, एक एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर और एक एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कोई कैंसिल हो रहा है? सर और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। यस, ठीक है, तो अपने पास देखिए, अपने पास एक को ये वैल्यू बच गई, ये वाली वैल्यू बच गई। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड है, ये कोई प्रॉब्लम?
देख लीजिए, नोट कर रहे हैं ना आप, वेरी गुड। चले आगे बेटा, तो बेटा उसके बाद क्या वैल्यू आ गई, माइनस टू ट्वाइस एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस फाई इज इक्वल टू C4 एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यही तो बचेगा, बाकी वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है, मतलब ऐसा द्रव्यमान जो वेग के साथ परिवर्तित होता है, जैसे रॉकेट मोशन में पढ़ते हैं ना हम सापेक्षिक द्रव्यमान, ठीक, वो परिभाषा होती है m बराबर होता है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ m नॉट स्थिर स्थिति में द्रव्यमान यानी विराम द्रव्यमान और m गतिशील अवस्था में द्रव्यमान यानी कि सापेक्षिक द्रव्यमान। ठीक, बताया ना कि वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है, जैसे कि हम रॉकेट मोशन में पढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको वर्क कर दो, वर्क करो तो एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ, एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। अब आपको करना क्या है कि जो राइट हैंड साइड जो वैल्यू थी एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसकी जगह आपको क्या रखना है, केवल एम नॉट स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो बेटा रख दें, देखो ये वैल्यू जो कि नहीं रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना, केवल राइट हैंड साइड जो वैल्यू थी, यहां जो वैल्यू थी ना ये वाली, ये जो वैल्यू थी एम स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको एम नॉट स्क्वायर के बराबर रख दिया। तो देखो बेटा रख दिया नहीं रख दिया। अब बताओ क्या कैंसिल हो गए, सर इससे अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बताओ इक्वेशन क्या रहेगी, माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश। ठीक है, ऐसा करो इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो और सॉल्व कर लेते हैं और इजी हो जाएगा। तो बताओ क्या कॉमन आ गया, माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचा और यहां आ गया माइनस कॉस फाइव। तो माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस फाइव, बेटा ये बच गया। ठीक है, कॉमन लेने पर प्लस ट्वाइस एच म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर 0, ये तो कैंसिल हो गए, बराबर 0। ठीक, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, ये वाली टर्म जब राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस में आएगी और ये माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो ट्वाइस एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस फाइव बराबर ट्वाइस एच म्यू म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक, अब ऐसा करो, ये जो एम नॉट सी स्क्वायर, 1 मिनट रुको एक चीज रुको, पहले इसको भी और सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर दें, एक एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, तो एक एच बच जाएगा। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर और ये एच, तो एक एच बचेगा। अब करना क्या है, ये एच यहां रहेगा, एक एच बच गया, और जो एम नॉट सी स्क्वायर है उसको यहां ले आओ, तो एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर, और जो म्यू म्यू डैश है बेटा इसको आप उठा के यहां ले जाओ। ठीक है, और इसको उठा के आप यहां ले आए, तो एच बच गया ना, यहां से एक एच, ये एच स्क्वायर और ये एच, तो एक एच बच गया। तो एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश बाई म्यू म्यू डैश। ठीक है, तो बोलो बेटा ये बच गया नहीं बच गया। अब ये न्यू क्यों ही रहेगा, एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, तो बेटा डिवाइड करेंगे तो 1 बाई म्यू डैश माइनस 1 बाई म्यू। क्लियर बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है, लैम्डा बराबर सी बाई म्यू, तो लैम्डा डैश बराबर सी बाई म्यू डैश, ये कहलाता है प्रकीर्णक एक्स रे फोटोन का तरंग दैर्घ्य और लैम्डा कहलाता है आपतित फोटोन का तरंग दैर्घ्य। ये फॉर्मूला होता ही नहीं होता। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं सर, एक काम ये करना है, यहां सी का दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, सी का दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो देखो सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी हो जाएगा और ये आ जाएगा सी बाई म्यू डैश और सी बाई म्यू। तो देखो ए सी, ये सी, तो ये बचेगा एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव बराबर सी बाई म्यू डैश किसके बराबर होता है, लैम्डा डैश, माइनस सी बाई म्यू किसके बराबर होता है, लैम्डा। तो बेटा मैं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बोलिए। तो मैंने यही किया, यहां मैंने ये किया। ठीक है, एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू सी बाई म्यू डैश माइनस सी बाई म्यू। बोलो बेटा, ठीक है, यहां तो कोई डाउट, सी का दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, तो ए सी, जो ये सी स्क्वायर था ना बेटा यहाँ, तो ये सी यहां आएगा तो सी तो बचेगा, ये सी तो बचेगा नीचे। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब करना क्या है सर, ये वैल्यू यहां रख दो, सी बाई म्यू डैश किसके बराबर है, लैम्डा डैश,
और c बाई म्यू किसके बराबर है बेटा, लैम्डा। तो ये आ गया नहीं आ गया, तो h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा बराबर आ गया h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 6। अब ये कहलाता है आपका क्या, कॉम्पटन विस्थापन। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन। अब आप देख रहे हैं कि जो कॉम्पटन विस्थापन है, ठीक है, ये जो कॉम्पटन विस्थापन है डेल्टा लैम्डा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो एच प्लांक नियतांक, एम नॉट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सी प्रकाश वेग। सर ये तो नियत है, वह नियत, तो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम विस्थापन है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन कोण पर निर्भर कर रहा है, यानी कि क्वांटम विस्थापन प्रकीर्णन कोण के साथ चेंज होगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण चेंज होता जाएगा क्वांटम विस्थापन चेंज होता जाएगा। तो क्वांटम विस्थापन होता क्या है, क्वांटम विस्थापन मतलब है कि जो स्कैटर फोटोन की वेवलेंथ यानी प्रकीर्णित फोटोन की वेवलेंथ आपतित फोटोन की वेवलेंथ के साथ कितना विस्थापित होती है, यानी प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ आपतित फोटोन की वेवलेंथ से कितना विस्थापित हो रही है, वो डिपेंड करता है प्रकीर्णन कोण पर। कि प्रकीर्णन कोण को चेंज कर दें तो प्रकीर्णित एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ आपतित फोटोन की वेवलेंथ से कितनी विस्थापित हो गई, वही कहलाता है क्वांटम विस्थापन। ठीक है दोस्तों, डियर स्टूडेंट, यहां तक मैं आपको करा चुका हूं क्वांटम विस्थापन। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। अगला स्टेप है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की गति की ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना बेटा, रिकॉल इलेक्ट्रॉन, उसकी डायरेक्शन, उसकी गति ऊर्जा, जो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे कंटिन्यू। ठीक है, यहां तक आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको आप यहां तक नोट कर लिया होगा और इसको रिवाइज कर लीजिए। अगली वीडियो लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हमारा परिष्कार वर्ड चैनल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और जब डाउनलोड करोगे तो ये इस प्रकार का एक आइकन आएगा, उसमें यहाँ एक सब्सक्राइब लिखा रहता है, इसको क्लिक कीजिए और आपको सब्सक्राइब करना है। देखो बेटा, हमारा पोटेंशियल जो है वो आप पे लिए है, क्योंकि आप हमारे आईना हो, आईना हो। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, इसको नहीं पढ़ोगे बेटा, फिर वीडियो लेक्चर देने का हमारा कोई मतलब नहीं है। हम ना जाने कितनी किताबों की स्टडी करते हैं और अपनी लैंग्वेज में हम पीपीटी लेके आते हैं कि हमारे बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं इसको समझें। बेटा इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारा एक यहाँ बेल आइकन है, ठीक है, उसको आप क्लिक करें, ठीक है, क्लिक और भी बेल आइकन। इससे क्या होगा कि हमारे और भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट हैं, उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। देखो बेटा, मैंने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और आप लोगों के जो फीडबैक है उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मैक्सिमम स्टूडेंट को ये शेयर करोगे, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट को भी शेयर करिए जिनके पास पता ही नहीं है कि परिष्कार वर्ड जो ऐप है वो हमारे कॉलेज में स्टार्ट हो गई है, उनको भी शेयर करें। ठीक है बेटा, तो हम अगले लेक्चर में आगे का पोर्शन, जो मैंने क्वांटम विस्थापन यहां करा दिया है, आगे का पोर्शन कौन सा, कि रिकॉल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और सी डायरेक्शन और ये न्यूमेरिकल, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है बेटा, नमस्कार। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।